नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक और योग चिकित्सा पर, योग साधना पर, योगा प्रिवेंटिव योगाभ्यास पर नित्य नए नए सरलीकृत खोज करने वाला खोजरत योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। प्रधान योग शिक्षक, पिछले लगभग 5 दशक से लगभग देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर। वर्तमान में सूर्या फाउंडेशन के द्वारा इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन INO के माध्यम से रोग मुक्त भारत अभियान, रोग मुक्त भारत अभियान आंदोलन में सेवारत। मैंने अपनी भावना और अनुभव लगभग प्रतिदिन बताता हूं कि प्राकृतिक चिकित्सा ही ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा हम सदा स्वस्थ एवं केमिकल औषधियों से अधिकतम मुक्त रह सकते हैं। किंतु प्राकृतिक चिकित्सा के जो कठोर संयम है, कठोर उपवास पद्धति है, उनकी क्रियाएं हैं, उन्हें प्राकृतिक चिकित्सालय में तो रहकर करना संभव है, लेकिन प्रायः घरों में न सुविधा हो पाती है और न लोगों का सपोर्ट मिल पाता है। परिणामतः हम लोग फिर उसी असंयम के दलदल में, औषधियों के दलदल में, रोगों से भयग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए मैंने प्राकृतिक चिकित्सा में योग साधना जोड़ी। योगासन प्राणायाम करना योग साधना नहीं है, योग साधना का एक छोटा सा हिस्सा है। योग साधना में यम नियम का मन वचन कर्म से पालन करते हुए धीरे धीरे बहुत अच्छे अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में योगासन करते हैं। प्रायः अच्छे गुरुओं का बहुत अभाव है और वैसे भी शास्त्र कहते हैं, ज्वान जोगी वैद्य रोगी, सूर्य पीठे घाव जो, कीमिया जो भीख मांगे, इन्हें न पतियाव रे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई योगी जवान है तो उसका विश्वास न करें, क्योंकि जवानी में वासना का जब आंधी आती है विचारों की, हम उसको जाने अनजाने प्रैक्टिकल कर डालते हैं और न जाने कितने लोग साधना में गिर जाते हैं और जेल चले जाते हैं। ज्ञान जोगी वैद्य रोगी, अगर कोई वैद्य रोगी है, कब्ज से भरा हुआ है, खांस रहा है, पेट में कब्ज रहता है, वायु पुट पुट निकलती रहती है, भी चेहरा बीमार है, तो वैद्य रोगी, डॉक्टर रोगी, प्राकृतिक चिकित्सक रोगी, इनका विश्वास न करें। और उनकी चिकित्सा पद्धति में दम होती या संयम से रहते होते तो बीमार क्यों पड़े। और सूर्य पीठे घाव जो,
किसी के पीठ में घाव है और बहादुरी की बातें करता है। क्योंकि पहले लड़ाइयों में जो आमने सामने लड़ाई होती थी और जो लोग भगोड़े होते थे, डरपोक होते थे, वो भाग जाते थे मैदान से, तो उनके पीठ पर चाकू या बल्लम या तलवार से घाव हो जाता था। और कीमिया जो भीख मांगे, पहले सुनार का जो काम करते थे, एक सोना बेचते थे, एक ज्वेलरी बनाते थे। ज्वेलरी बनाने वालों के राख में, राख उनकी बड़ी महंगी बिकती है, क्योंकि जब राख को वो धोते हैं तो कभी कभी 1/100 ग्राम, 1/50 ग्राम, 1 ग्राम ऐसे सोना बनाने में चला जाता है, तो उनकी राख बड़ी महंगी होती। कीमिया जो भीख मांगे, अगर कोई सुनार भीख मांगता है तो निश्चित रूप से इनका विश्वास न करें। विषय को नहीं बढ़ाऊंगा। इसी प्रकार से हमारे योगी लोग कहते हैं कि देखा देखी, सुने सुनाए, पढ़े पढ़ाए, जल्दी जल्दी, उल्टा पुल्टा करते योग, छीजे काया बाढ़े रोग। इसीलिए मेरे गुरुदेव ने कहा कि योगासन के पहली बात तो योगासन से प्राय नुकसान हो रहा है। ऐसे गुरु नहीं मिलते हैं कि आसन कृष्ण करना चाहिए। मैं बिहार के स्वामी सत्यानंद जी को प्रणाम करता हूं। उन्होंने अंग अंग के व्यायाम निकाले, कानों का व्यायाम, आंखों का व्यायाम, बालों का व्यायाम, कान का व्यायाम, मुंह का व्यायाम, जीभ का व्यायाम, गर्दन का व्यायाम, उंगली का व्यायाम, कलाई का व्यायाम, कोहनी का व्यायाम, कंधे का व्यायाम, फेफड़ों का व्यायाम, पेट का व्यायाम, पैर की उंगलियों का व्यायाम, टखने का व्यायाम, घुटने का व्यायाम, हिप का व्यायाम। ऐसे लगभग उन्होंने 12 व्यायाम निकाले। उनको मैंने सरलीकृत करके अपनी नई किताब योग द्वारा कायाकल्प में चित्र बना करके लिख दिया है। पहले रोगियों को, शुरुआत में योग साधकों को अंग अंग के व्यायाम करना चाहिए, लंबे समय तक करना चाहिए, जिससे उनकी जोड़ खुल जाए। और जिस अंग में सूजन हो, दर्द हो, उसका मूवमेंट नहीं करना चाहिए, उसका व्यायाम नहीं करना चाहिए। आज हजारों आदमी, लाखों आदमी कपालभाति की वजह से उनके लीवर सूजे हुए हैं, उनके स्प्लीन सूजे हुए हैं, उनके आंतें सूज गई हैं, उनका किडनी में सूजन आ गई है। मैं प्रणाम करता हूँ। कपालभाति में निश्चित रूप से बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर कहीं पे सूजन है, इसलिए अगर आपको कपालभाति करना है तो पहले किसी ईमानदार व्यक्ति से आप अल्ट्रासाउंड कराइए पेट का। और वो भी अगर नहीं भी सूजन है और ज्यादा करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। मेरे पास रोगी आते हैं, एक महिला विदेश से आई हुई है, उसने कपालभाति कर लिया, ज्यादा मंडूक आसन कर लिया, कोई भी बेंडिंग आसन करेंगे, अब पेट में कहीं अनजाने सूजन है, गैस फंसी है, मल फंसा है, तो आपको तकलीफ हो जाएगी। तो पहले साधक को अंग अंग के व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद रीढ़ के घुमावदार व्यायाम, रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम हैं, बड़े गजब के व्यायाम हैं। और संसार में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, क्योंकि एक आदमी योगासन करता है, एक आदमी ही प्राणायाम करता है, एक आदमी ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता है, जबकि जानवर नहीं जाते, जीव नहीं जाते, और आदमी से बेटर है। पर रीढ़ की हड्डी सभी घुमाते हैं, रीढ़ की हड्डी सभी घुमाते हैं। जब चलते हैं रीढ़ की हड्डी हिलती रहती है। ये रीढ़ की हड्डी है, अगर आप इसको आगे झुकेंगे तो आपको डिस्क स्लिप हो सकती है, सर्वाइकल हो सकता है, दाएं बाएं घूमे। मैं योगासन का विरोधी नहीं हूं। पहले अंग अंग के व्यायाम करिए, फिर रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करिए, उसके बाद सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार लोग जो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, करा रहे हैं, वो एक प्रकार से हेल्थ क्राइम हो रहा है। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां हैं, इनको धीरे धीरे करिए, 1 मिनट में करिए, श्वास के साथ करिए, सूर्य के मंत्रों के साथ करिए। शुरुआत में 3 बार करिए, 1 हफ्ते के बाद फिर 4 बार करिए, 1 हफ्ते के बाद 5 बार करिए, 1 हफ्ते के बाद 6 बार करिए, 1 हफ्ते के बाद 7 बार करिए। ऐसे धीरे धीरे आप 12 चक्र से ऊपर न करें, कभी जल्दबाजी न करें, और कभी जाने अनजाने
रीढ़ हड्डी में तकलीफ हो जाती है तो रीढ़ का घुमावदार व्यायाम करिए। वही किंग और क्वीन, प्रिंस और प्रिंसेस, आप किंग और क्वीन ही कर लिया करिए धीरे धीरे। किंग क्वीन में लोग झटके से करने लगे हैं, इतने से ही आपका परम कल्याण हो जाएगा। फिर भी आपको अगर बहुत शौक है योगासन करने का तो आप अनुभवी पुस्तक के माध्यम से, मेरी धर्मपत्नी पूनम जी ने बहुत अच्छी किताब लिखी है संपूर्ण 84 योगासन, उसमें बहुत क्रम से लिखा गया है विश्रामात्मक आसन क्या होते, योगासन क्या होते हैं, ध्यानात्मक योगासन क्या होते हैं, और व्यायामात्मक आसन 5 भागों में बनाया गया है, पीठ के बल, पेट के बल, बैठकर, खड़े होकर, उल्टे होकर के, और इनके भी 3 भाग कर दिए गए हैं, सरल योगासन, कठिन योगासन, अति कठिन योगासन। कठिन योगासन तो हाथ मत लगाइए, कठिन आसन भी हाथ से मत लगाइए। मैंने इस किताब में योग द्वारा कायाकल्प में केवल 14-15 आसन दे दिए हैं, इनको धीरे धीरे करिए। और हर आसन के अपोजिट दे दिया गया है, पूरक दे दिया गया है। और फिर भी कभी कोई तकलीफ हो जाए तो योग किंग और क्वीन कर लीजिए। आप योगासन के साथ मजाक मत करिए। मैंने प्राणायाम के बारे में साफ साफ लिखा है, प्राणायाम करने के पहले पेट ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कफ विकार रखता है तो पेट आप भोजन सुधार से करिए, निरापद जड़ी बूटियों के माध्यम से करिए, बस्ती से करिए, गणेश क्रिया से करिए। पेट साफ होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ में अगर आप कफ विकार रहता है तो तेल डालिए नाक में, रबड़ नीति करिए, जल नीति में सावधान रहिए। जल नीति के बाद ठीक से नाक नहीं साफ किया तो 24 जी गए थे छब्बे बनने, दुब्बे बन के लौट आओगे। अगर आपके पित्त विकार रहता है, हेलो जड़ी बूटी शांत कर सकते हैं, पर अब कुंजर के द्वारा आप करें, कुंजर के द्वारा करें। कुंजर कराने में भी कपड़ा बांध के करिए, जिससे कहीं आजकल हम लोगों के हृदय और लंग्स छुई मुई हो चुके हैं। मेरे गुरुदेव चादर लपेट के ठीक प्रकार से सुतली बांध के कराते थे, इसलिए सावधान रहें। तो आप जो है, मैंने इसलिए बात बताई, कल लोगों ने कई सवाल किए कि साहब हम जब से योगासन कर रहे हैं हमें तकलीफ और बढ़ गई है, जब से हम प्राणायाम कर रहे हैं हमें तकलीफ और बढ़ गई है। तो इसलिए प्राणायाम करने के लिए दोनों स्वर एक साथ चलना चाहिए। मेरे दोनों स्वर एक साथ चल रहे हैं। सवेरे मैं अपना प्रिवेंटिव योगाभ्यास करके कर चुका हूँ। इसके साथ साथ में हमारा श्वास लेने पर पेट बाहर आना चाहिए। ये सारी बातें मैंने योग द्वारा कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति में मैंने लिखा है। इस किताब के लिखने का उद्देश्य यही है कि जो आदमी भटक रहे हैं, कि हमारे पास हरियाणा से एक सज्जन आए थे, श्री वीरेंद्र जी, वो कम से कम 1.5 साल से मेरे वीडियो सुन रहे हैं। कह रहे थे कि हमने योग पर डिप्लोमा किया है, हमने योग पर एमए किया है, योग पर हमने तमाम चिकित्सा पद्धतियाँ सीखी हैं, लेकिन जितना मैं आपसे साल से वीडियो सुन रहा हूँ आपके हैं, और उससे मुझे लगता है कि मुझको इस पढ़ाई में 1% पढ़ाया गया है जितना आपकी मैंने वीडियो सुना। तो मेरे वीडियो सुनिए, कोई पैसा नहीं है विकृति योग से बचाइए, हमें नट नहीं बनना है। तो इसलिए मैंने बताया कि इसके साथ फिर मैंने देखा कि योगासन प्राणायाम से भी लाभ होने। ये मत करो बेटे, बाधा होती है। योगासन प्राणायाम के साथ साथ में शोधन क्रियाएं सीखिए, नेति क्रिया सीखिए, तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति, बस्ती क्रिया सीखिए, गणेश बस्ती, डायट बस्ती, सेल्फ बस्ती। इसी प्रकार से कुंजर सीखिए, कुंजर क्रिया, दंड धोती, वश धोती है। कपाल शोधन क्रिया सीखिए, कपाल शोधन, कपाल भाती, इसका पहला नाम था कपाल भाती, मैंने झगड़ा खत्म करने के लिए कपाल शोधन कर दिया। कपाल शोधन करने वालों की याददाश्त बढ़ने लगती है, पार्किंसन नहीं होता, एल्जाइमर नहीं होता। परसों मेरे पास एक केस आया था, दोनों पति पत्नी को एल्जाइमर भी है, इंसोमिनिया भी है, और ये आपका पार्किंसन भी है। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप मेरे पास 10 दिन रह लीजिए और उन क्रियाओं को थोड़ा भी करते रहेंगे तो 60 साल के बाद आपको पार्किंसन नहीं होगा, एल्जाइमर नहीं होगा, इंसोमिनिया नहीं होगा। बुढ़ापे की बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं, जिंदगी नरक बन जाती है। और वो एक मेडिकल स्टोर के मालिक थे, जिंदगी भर उन्होंने अंग्रेजी दवाइयाँ बेची। बड़े सज्जन आदमी हैं, कोई उनको मानसिक रोग नहीं है, लेकिन उन्होंने कपाल शोधन नहीं किया,
नेति नहीं किया। केवल सिर में चुम्बक घुमाने से इन रोगों में लाभ मिल जाता है। इसलिए योग चिकित्सा जोड़ना बहुत जरूरी है। फिर मैंने उसमें देखा कि इसमें कुछ कमी नजर आई। फिर मैंने जड़ी बूटियां जोड़ी। मेरे गुरुदेव अपने रोगियों को बीच बीच में जड़ी बूटियां बताते रहते थे। तब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए पागल था। प्राकृतिक चिकित्सा ही सब कुछ है। निश्चित रूप से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की नींव है, लेकिन इस रॉकेट युग में इतनी स्लो पद्धति नहीं काम चलेगी। कल मैं ऐसे ही एक अपने मित्र के यहाँ गया। उनकी चश्मे की दुकान थी। पहले चश्मे की टेस्टिंग बड़ी देर लगती थी, घंटों लेंस हटाते थे, करते थे। और उनके पास एक मशीन आई है विदेश से। उन्होंने मुश्किल से 5 मिनट के अंदर सारी कुछ मशीन के द्वारा बता दिया। मैंने कहा भाई शुल्क मैंने दिया, नहीं ले रहे थे। मैंने कहा शुल्क नहीं दोगे तो मुझे लाभ नहीं होगा। और मैं ताजुब करता हूँ कितना एक्यूरेट। और मुझे एक और खुशी हुई कि मेरा नंबर जब इस क्षेत्र में आया था तो -7.5 था। और फिर मैंने अभ्यास साधना की, मेरा -2.25 हो गया। कल मेरा 0 नंबर था। चुम्बक आंखों में घुमाने से, भोजन सुधार से, यानी इस 70+ में मेरा जो मैं 20 इयर्स का था तब -7.5 था। फिर करते करते -2.5 हो गया। कल जब मैंने चेक कराया तो मेरा दूर का 0 नंबर आया। बड़ी खुश है, 0 नंबर आया है। अब थोड़ा मेरा पास का निकला है नंबर थोड़ा सा। मैंने कहा 1 महीने में मैं इसको भी ठीक कर लूँगा। तो जब उस समय मेरे नेचुरोपैथी में इंटरेस्ट नहीं था। जब मेरे गुरुदेव चले गए, इतना जरूर कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा के साथ योग साधना, योग चिकित्सा के साथ, योग चिकित्सा बोल रहा हूँ तो इसके साथ जड़ी बूटी का समावेश कर लो। मैंने अध्ययन किया। मैं पिछले लगभग 10 दिनों से आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप आयुर्वेद तभी समझ पाएंगे जब आपको आयुर्वेद का ज्ञान हो। ये भारतीय चिकित्सा पद्धति है। आयु माने उम्र, और वेद माने ज्ञान। ये हमारी जो आयु है, ये हमारे तन, इंद्रियां, मस्तिष्क, मन, आत्मा, परमात्मा के संयोग से चलती है। आपको तन ठीक करना पड़ेगा, आपकी इंद्रियां ठीक करनी पड़ेंगी, आपको मस्तिष्क को ठीक करना पड़ेगा, आपको मन को पॉजिटिव करना पड़ेगा, आपको प्रज्ञा बुद्धि जगानी पड़ेगी, आपको आत्मा से परमात्मा से मिलने की समाधि सीखनी पड़ेगी। जैसे लोग बाग मेरे मित्र करीबन 80% IAS, PCS, IG, DIG हैं, क्योंकि मैं क्रिश्चियन कॉलेज का पढ़ा हुआ, वहाँ सब पढ़ने में होशियार थे। और 10% में करीबन 9%, 8% इस कानपुर के पूंजीपति हैं। 1-2% दुर्भाग्य से कहीं होंगे। मेरी मुलाकात होती, हमने ग्रुप बना दिया गया हम लोगों का। तो हम देखते हैं यार, किसी का हार्ट कट गया, किसी का घुटना कट गया, किसी का लीवर कट गया, कोई दिन भर दवाइयाँ खा के जी रहा है। तो कोई ऐसा मेरा मित्र नहीं है जो मेरी तरह औषधि मुक्त हो, दवा मुक्त हो, रोग मुक्त हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा सुखमय हो, स्वस्थमय हो, आनंदमय हो, तो 1 घंटा योग साधना के लिए, 1 घंटा प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। नहीं तो जो कुछ भी कमाएंगे देखते रह जाएंगे। इसलिए मेरे गुरुदेव, फिर मैंने अपने गुरुदेव की प्रेरणा से मैंने बहुत अध्ययन किया। आयुर्वेद पर मेरे पास कम से कम 100 किताबों से कम नहीं होगी। बहुत अध्ययन किया, क्योंकि मुझे माँ सरस्वती सिद्ध है। जब मैं एक बार कोई चीज़ पढ़ लेता हूँ तो मुझे याद हो जाता है, और कभी विस्मरण हो भी गया, जब मैं पलट लेता हूँ तो याद हो जाता है। मैं लंबे समय से आपको चिकित्सा चंद्रोदय के बारे में पढ़ा रहा हूँ। चिकित्सा चंद्रोदय के बारे में कल मैंने पता लगाया, अभी किताब आउट ऑफ प्रिंट हो गई है। ये किताब आउट ऑफ प्रिंट हो गई है क्योंकि समझदार लोगों ने इसको आयुर्वेद चिकित्सालय में रखा नहीं गया। तो कोई बात नहीं है, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, कभी मैं संपर्क कर रहा हूँ, ये किताब पुनः छापी जाए
हमारे एक मित्र हैं पॉपुलर बुक डिपो वाले जयपुर में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत अच्छे आदमी हैं मिस्टर अग्रवाल जी, कि उनसे किताब छापनी चाहिए, क्योंकि इस मैंने वीडियो में बहुत प्रचार कर दिया। फिर मैंने रात को सोचा कब किताब छपी, कब मिलेगी, तब मैंने रात को एक किताब निकाली। एक निरोग धाम पत्रिका निकलती है, उस निरोग धाम के जो संपादक हैं वो श्री पांडे जी, उनसे मेरी बहुत प्यार भरा संबंध है ना। तो जब ये किताब निकली थी तब उनसे मैं भोपाल मिलने गया था और मैंने कहा था कि मैं आपका सहयोग करूंगा। श्री प्रेमनाथ पांडे जी, उन्होंने 2 किताबें आम आदमी के लिए बहुत अच्छी लिखी है। आज मैं उनसे संपर्क करूंगा कि ये किताब बड़ी संख्या में मंगाऊं, आपको ऑनलाइन पता भी दे दूंगा। ये किताब वास्तव में आपको बहुत कुछ काम पूरा कर देगी। इस किताब को देखिए, मेरे पास तो बहुत पुरानी किताब है, दिखाई पड़ रहा है, स्वास्थ्य रक्षक, प्रिंटेड बाई निरोग धाम जो मैगजीन निकलती है, उसके जो संपादक हैं, जो उसके मुद्रक हैं, जो उसके मालिक हैं, उन्होंने किताब लिखी है। अब तक इसकी जो है कम से कम लाखों प्रतियां आ गई हैं, पर किताब खरीदने से भी, किताब पढ़ने से भी आपके समझ में नहीं आएगा। इन्होंने, तब मैंने तय किया है कि इस 4-6 दिन बाद जो मैटर रह गया है अच्छा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज मैंने इसलिए बात कही कि आयुर्वेद का एक पोर्शन रोकथामक है। आयुर्वेद की किन बातों को हम माने कि हम बीमार ही ना पड़े। अगर किसी असंयम के कारण, भूल के कारण, अनजान कारण बीमार पड़ जाते हैं तो आयुर्वेद की स्वयं चिकित्सा कैसे करें, आयुर्वेद की स्वयं चिकित्सा कैसे करें। हमारे किचन में आयुर्वेद की 100 जड़ी बूटियां हैं। ये लौकी, तरोई, परवल, पालक, चौलाई, मेथी है, फलों में सब प्रकार, अमरूद, सेब, केला, अनार, मौसमी, अंगूर, ये सब जड़ी बूटियां हैं। हमारे जो अनाज हैं, गेहूं, चना, मूंग, मसूर, उड़द, ये सब जड़ी बूटियां हैं। ये किशमिश, मुनक्का, अंजीर, बादाम, काजू, अखरोट, छुहारा, ये सब जड़ी बूटियां हैं। ये आपके चौके में जीरा, हल्दी, धनिया, हींग, ये सब आदि, ये सब जड़ी बूटियां हैं। हमारे घरों में जड़ी बूटियां हैं, हमारा किचन में है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं दिया गया। वैद्य तैयार किए गए, रोकथामक ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। ये हमको मालूम नहीं कि किशमिश से किस प्रकार से कैंसर का कायाकल्प करें, बादाम से किस प्रकार आँख की रोशनी बढ़ावें, अखरोट से किस प्रकार दिमाग को तेज करें, छुहारा से किस प्रकार नपुंसकता ठीक करें, हैं, ये काजू से किस प्रकार से गुर्दे को ठीक करें, उड़द से किस प्रकार नपुंसकता ठीक करें, किस प्रकार से हम ये पथरी गलावें अमुक दाल से, किस प्रकार से मूंग से हम पेट ठीक करें। हम लोग खाते तो हैं, परंपरागत खाते हैं, विटामिन, मिनरल्स, फुजला सब सत्यानाश, मुर्दा भोजन कर लेते हैं। इनका मेडिकल उपयोग क्या है? चना भिगो के खाते हैं, चने का पानी फेंक देते हैं, मूंग भिगो के खाते हैं, मूंग का पानी फेंक देते हैं, किस्म मुनक्का खाते हैं, इनका पानी फेंक देते हैं। हमारा किचन बिल्कुल रोग कारक हो गया है। मेरे गुरुदेव स्वामी साधानंद जी, जो कि मेरे 25 गुरु हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है भोजन बनाने की कला। आग का पका भोजन भी खाएं तो कैसे बना के खाएं। इन सब बातों को मैं धीरे धीरे आपको इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान दूंगा, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। अन्यथा अंग्रेजी दवाइयों की ऐसी केमिकल मार्केटिंग हो गई है कि कैंसर से नीचे कोई मरेगा नहीं, गुर्दा फेल होने से नीचे कोई मरेगा नहीं, कोलाइटिस से नीचे कोई मरेगा नहीं। ऐसी लीवर डैमेज हो रहा है, पैंक्रियाज डैमेज हो रहा है। कल हम एक मित्र के यहाँ दुकान गए किताब देने, हमने कहा कहाँ है फलाने जी, बोले साहब कमर में दर्द है। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कमर में दर्द है तो मुझे क्यों नहीं बताया है। आज अखबार में आया है कि कमर दर्द में, डिस्क स्लिप में 90% बर्थ में MRI कराया जाता है। रेस्ट बता दिया जाए, सेक बता दिया जाए, मैग्नेट थेरेपी के बेल्ट बांध दिया जाए तो 90% लोग ऐसे ठीक हो जाएंगे। अखबार में आया, हिंदुस्तान अखबार में आया है, आज अखबार में आया है
कि इंडियन मिनिएचर एसोसिएशन वाले, दिल्ली वाले, IIM वाले चांदी के न्यूनतम कण का नाम रखा है कुछ है, उस पर खोज कर रहे हैं कि इसके सेवन करने से बैक्टीरिया, वायरस का प्रभाव खत्म हो जाता है। आयुर्वेद में इसी के नाम से तो है, योगेंद्र से गुंधारस जो रस होते हैं ये सोने चांदी के ही प्रोसेस से बनाए जाते हैं। जिस आयुर्वेद को लोग इनकार कर रहे थे आज को स्वीकार कर रहे हैं। फिर मैंने अपने गुरुदेव की आज्ञा से एक मैंने किताब लिखी है 600 जड़ी बूटियों पर। मेरी किताब अलग ढंग से लिखी है, जैसे मेडिकल साइंसेस में होता है कि गाजर में इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना फैट है, इतना शुगर है, इतना कैल्शियम है, इतना सोडियम है, ऐसे लिखा होता है लंबा चार्ट। ऐसे ही मैंने इस किताब को लिखा है कि हरड़ पे लिखा है। उसमें मैंने 32 खाने बनाए हैं। ये पित्त कारक है, ये पित्त शामक है, ये कफ कारक है कि कफ नाशक है, कि ये वायु कारक है कि वायु नाशक है, ग्राही है कि पिच्छल है, कसाय है। यानी मैंने सारा जो है इसमें लिखा, जो द्रव्य विज्ञान है पूरा मैंने बनाया। दोष लिखे, सम दोष है कि विषम दोष है कि अति दोष है, सठरस में ये मधुर है कि अम्ल है कि लवण है कि कसाय है, ये मंदाग्नि कारक है कि विषमाग्नि कारक है, कि ये तीक्ष्णाग्नि है कि भस्मक पैदा करने वाला है। इसी प्रकार से ये रस धातु बढ़ाता है कि रक्त बढ़ाता है, कि ये आपका मांस बढ़ाता है, कि मेद बढ़ाता है, कि मज्जा बढ़ाता है, कि वीर बढ़ाता है। ऐसे मैंने चैप्टर लग करके 32 खाने बनाए हैं और हर एक को लिखा है। उसकी प्रिंट कंपोजिंग भी हो चुकी है, पर कुछ समय के अभाव में, कुछ संकल्प के अभाव में उसको मैं प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकता हूँ। समर्पित व्यक्ति मिलते हैं लेकिन सब टाइमर मिलते हैं। गवर्नमेंट ने कह रखा है 8 घंटे काम करो, 12 घंटे काम करो। 12 घंटे में भगवान जाने कितने घंटे काम करते हैं। इसलिए मैं बहुत जल्दी इस किताब को लाऊंगा। फिर मैंने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा, कौन छपाएगा, कौन खरीदेगा? तो उन्होंने मुझको 25 चीज़ें ऐसी बताई हैं जो आज से कल तक मैं बता दूंगा। ये 25 चीज़ें अगर प्राकृतिक चिकित्सक शामिल कर लें, अगर योग चिकित्सक शामिल कर लें, या और जो सामान्य व्यक्ति इसका ज्ञान रख ले, तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपके जीवन में केमिकल दवाओं का प्रभाव कम पड़ेगा। थोड़ा 1 मिनट रेस्ट कर लीजिए, जाए और जाए, खाए कि ना खाए, ना खाए। जरा मैं लव शंकर से निपट कर आता हूँ, तब तक आंख बंद करके मेरी बात पर विचार करें। तो इस प्रकार से आयुर्वेद की रोकथामक ज्ञान कैसे मिले, इसके लिए स्वास्थ्य रक्षक किताब बहुत अच्छी है। दूसरी, आयुर्वेद की स्वयं चिकित्सा कैसे करें। चौथा, आयुर्वेद की वैद्य चिकित्सा कैसे करें। वैद्य चिकित्सक भी 3 प्रकार की चिकित्सा करते हैं। कुछ लोग तो रोगों को शांत कर देते हैं और कुछ लोग जो हैं रोगों को
ताकतवर करके शांत कर देते हैं। आयुर्वेद में क्रिया होती है पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा के बारे में कल मैंने बताया था। पंचकर्म चिकित्सा से प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा और ये जो हर्बल थेरेपी छोटी से बता रहा हूँ, तो मैं आपको आज आधा घंटे के अंदर कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ कि जिनको सुन करके आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा। ये पुस्तक मैंने लिखी इसीलिए है कि आपको योग का सही ज्ञान हो, प्राणायाम का सही ज्ञान हो, प्राकृतिक का सही ज्ञान हो, साधना का सही ज्ञान हो। कुंडली में बहुत लोग भटका देते हैं गुरुडम चला करके। कुंडली जगाने की राइट प्रोसेस क्या है, ये आप 10 दिन मेरे पास आ जाइए, इस किताब का सहारा लीजिए और आप खुद अपने घर में धीरे धीरे कुंडली जगा लेंगे। तो इसलिए आज हम आपको इस किताब में जो जड़ी बूटियाँ दी हैं घरेलू, उनकी चर्चा करूँगा। एक हमने और योजना बनाई है कि ये किताब आप एक किताब मंगाएंगे तो आप 500 रुपये भेज के मंगा सकते हैं, पैकिंग खर्चा उसमें शामिल है। अगर 3 किताबें मंगाएंगे तो मात्र 1100 रुपये में किताब मंगा सकते हैं। पैकिंग खर्च भी हमने अपने सहयोगी से कहा कि इसको माफ़ कर दो। अगर आप 6 किताब मंगाएंगे तो 2100 रुपये मंगा सकते हैं। 10 किताबें मंगाएंगे तो 3100 में मंगा सकते हैं। आप इस किताब को अपने लोगों को बांटिए, मिठाई के डिब्बा के स्थान पर इस किताब को बांटिए। आप देखेंगे आपके मित्र स्वस्थ होंगे, उनको योग का सही ज्ञान होगा। तो आइए, आप कहते हैं पेट सफा तो हर रोग दफा। मुझे याद है बचपन में तब ये पत्थर की चक्की नहीं आई थी, तब हर महिला को अपने घर में ही ये जो हाथ चक्की होती थी, सबके घर में हाथ चक्की थी। मैं भी लोहे का चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ, अर्थात मेरे घर में गरीबी नहीं थी। हम एक जमींदार परिवार के में पैदा हुए, लेकिन मेरा जीवन अलग ढंग का रहा। बचपन से मेरा जीवन अलग रहा। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, यानी आज से लगभग 72 साल पुरानी बात है, ये 1900 समझ लीजिए कि 49 में मेरा जन्म हुआ है, 1949 में। और मैं जो है इसमें मुझे याददाश्त अपनी 3 साल की है कि मेरी दादी और अम्मा बैठ कर के हाथ से ही, चक्की से ही गेहूँ का आटा बनाती थी, चने का आटा बनाती थी, मूंग का आटा बनाती थी, जिसका चिल्ला हम लोग खाते थे। धीरे धीरे चक्की आ गई, घरों में लोग चक्की चलाना बंद कर दिए, सफ़ेद कोयला खाने लगे, चोकर विहीन आटा खाने लगे। अब तो सुना है कि लोग गेहूँ भी नहीं पिसाते हैं, बाज़ार में थैलियाँ मिलती हैं। एक सर्वे रिपोर्ट आई है कि जो अच्छा आटा होता है वो 10-15-20 दिन में वो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन अब उसमें ऐसा केमिकल डाल देते हैं कि 6-6 महीना भर, साल भर, 2 साल तक आटा ही नहीं खराब होता। इसलिए सत्यानाशी ये व्यवस्था, पूंजीवाद की सत्यानाशी व्यवस्था ने आदमी को सफ़ेद कोयला खिला रहा है। ताकत कहाँ से बनेगी, वीर कहाँ से बनेगा? जब ताकतवर वीर नहीं बनेगा तो हमारी संतानें सब बीमार पैदा होंगी। इसलिए आप एक काम करो, चूनी भूसी की दुकान से मिल का चोकर ले आओ। एक बर्तन में पानी भर दो, उसमें 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जैसा आप चाहें चोकर डाल दीजिए, जैसा बर्तन हो आपका। घंटा भर पड़ा रहने दीजिए। उसमें आटा घुल जाएगा। फिर आप चोकर को ऐसे निकालिए, कस के दबाइए और कुछ चादर सफ़ेद बिछा दीजिए धूप में, और उसमें सब फैला दीजिए। जो दबाया हुआ चोकर है, पानी निकला चोकर है, आटा निकला चोकर है। और ये आप फिर जो है, और जब जिसमें फैलाएंगे उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा डाल दीजिए, सूती कपड़ा डालिएगा। धूप से पक जाएगा और धूप की जो किरणें पड़ेंगी उसके अंदर एंटीबायोटिक ताकत पैदा हो जाएगी। उस चोकर को चूँकि लंबे समय रखना है, हल्का सा कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दीजिए, चाहे मक्खन डाल दीजिए, चाहे और कोई चिकनाई डाल दीजिए, और उसको थोड़ा सा कल्हार लीजिए, ज़रा सा, जिससे कि
सड़ना बंद हो जाए। अगर आप हर 7 दिन में बना सकते हो तो उसको कल्हारने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको भूंजने की कोई ज़रूरत नहीं। भूंजना शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत लंबा ना भूंजिएगा। आप सीसी में भर लीजिए, जैसे ही सीसम की भूसी प्रयोग करते हैं ऐसे ही गेहूं को चोकर को डब्बे में भर लीजिए। नहीं भूंजेंगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, भूंज लेंगे तो कीड़े नहीं पड़ेंगे। कोई केमिकल डालना नहीं है। आपको कब्ज रहता हो, 1 किलो आटे में 100 ग्राम चोकर मिला दीजिए। 1 किलो ज़्यादा कब्ज हो तो 1 किलो आटे में 200 ग्राम चोकर मिला दीजिए और उसकी रोटी बनाइए। रोटी बदसूरत होगी पर आपका सवेरे जो मल है, टट्टी है, वो आपकी खूबसूरत निकलेगी। आप घंटों पिटर पिटर करते रहते हैं, पेट नहीं साफ हो रहा, पेट नहीं साफ हो रहा है। पेट सफ़ा खाते खाते भी अब पेट नहीं साफ होता। कयामत चूर्ण खाते खाते भी अब पेट साफ होना बंद हो गया। हरड़ की फंकी लगाते लगाते अब पेट साफ होना बंद हो गया है। त्रिफला खाते खाते पेट साफ होना बंद हो गया। ये सब दवाइयाँ आपकी टेम्परेरी हैं। आप 1 किलो आटे में 100 ग्राम चोकर मिलाइए, ज़्यादा कब्ज हो तो 200 ग्राम चोकर मिलाइए, उस रोटी को खाइए। देखिए आपका कुछ दिन में पेट बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे पास एक चड्ढा साहब आते थे, उनका 2 बार ऑपरेशन भी हुआ, फिर मेरे पास यहाँ 10 दिन आकर के भर्ती हो गए और उनको मैंने सब टब बात दिलाया, मिट्टी की पट्टी दिलाया और सब ये कॉइल सिस्टम से उनकी आंतों को मजबूत किया, सब और कुछ कराया, भोजन ठीक करा, लेकिन पेट नहीं साफ हुआ। तो हमने कहा एक काम और करो, तुम चोकरदार रोटी खाओ। उनको चोकर 1 किलो आटे में 200 ग्राम चोकर मिलवाता था। यही क्रियाएं जो हमारी स्लो काम करती थी, जब हमने चोकर पड़े आटे की रोटी खिलाई, उनका काम होने लगा। वो चोकर की नाश्ते में चोकर की लपसी खाते थे, दोपहर में चोकर की रोटी खाते थे, शाम को छिलके वाली दाल खाते थे, उनका पेट ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा था आपके पेट नहीं कभी ठीक होगा, ये बीमारी वो बीमारी और ये अल्ट्रासाउंड फल्ट्रासाउंड इंडोस्कोपी सब जितने भी गैस्ट्रो वाले थे सब फेल हो गए। लेकिन ये प्राकृतिक चिकित्सा और ये चोकर वाली रोटी उनको ठीक कर दिया। प्राकृतिक चिकित्सक लोग चोकर बनाए भी अपने यहाँ, इससे लोगों का भी कल्याण होगा, आपकी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक होगी। पहले हम बनवाते थे। दूसरा, गैस बनती है, गैस बनती है, गैस बनती है। खाना खाने के बाद छोटी छोटी हर चूसिए, कच्ची छोटी हर चूसिए, इसका नाम जंघड़ होता है पंजाबी में। खाना खाने के बाद मुंह में डाल लीजिए, जरा बखटी होती है, स्वाद नहीं होता है। स्वाद लेने का आनंद लेना हो तो थोड़ा बीच में पानी भर लीजिए, 1 कुल्ला, तो मीठी हो जाती है, क्योंकि कसाय का होता है। इसलिए छोटी हर चूसने से गैस शांत हो जाती है। ज़्यादा गैस बन रही हो तो 2-3 हर्रे मुँह में डाल लीजिए। हैं, ये सुपारी बंद करिए, पान मसाला बंद करिए। आज अखबार में एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज आई है कि ये पान मसाला खाने से क्यों कैंसर हो रहा है। इसमें जो खैर एक होता है, खैर माने कत्था, पहले लोग कत्था मिलाते थे, अब कत्थे की जगह पर कत्थे का केमिकल बना दिया गया है। इसलिए जो है, जब आप पान मसाला खाते हैं, कत्था तो फायदा करता है, लेकिन कत्थे के स्थान पर पूंजीपतियों ने अपना सामान बेचने के लिए, अरबपति होने के लिए, खरबपति होने के लिए ये उसमें केमिकल डालने लगे हैं। इसलिए आप जैसे आप पान मसाला खाते हैं, ऐसे हरड़ चूसिए। हरड़ चूसने से ऐसी ही गैस शांत हो जाती है जैसे कि आप जो वैक्यूम क्लीनर होता है, कभी आप वैक्यूम क्लीनर से अपने कमरों को साफ करिए, अपने बेडरूम को साफ करिए, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म गंदगी खिंच आती है। ऐसे ही छोटी हरड़ चूसने से शरीर में कहीं भी गैस फंसी होती है वो आपकी निकल जाती है। अभी हमारे पास एक केस आया है विदेश से, उसमें उसकी पूरी बॉडी में हवा भरी हुई थी, डकार आती थी, नीचे से हवा नहीं निकलती थी। मैंने कहा बेटा कम से कम तुमको, विदेश से आई हुई है, उसने कहा, हमने कहा बेटा 20 दिन तो कम से कम 20 दिन के लिए आओ। अब समझ लीजिए, जब उसकी गैस बनती थी, वो कोने हाइड्रोथेरेपी से, मैग्नेट थेरेपी से, रेकी थेरेपी से, जूस से उसको मैंने किया। आज कल कह रही थी हमारी बहन कि गुरुजी मैं लगता है कि अब मैं निश्चित ठीक हो जाऊंगी। 75% उसको आराम मिला है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो और ऐसे संयम कर ले तो निश्चित ठीक हो जाएगी।
अब उसकी हवा नीचे से खुलने लगी। मुझे दिन में 3-4 बार छोटी से चुसवानी पड़ती थी। आमाशय को जूस से भरा रखना पड़ता था। शाम को सब्जियां उबाल के देता था। ताकत के लिए मैं योगेंद्र रस और बसंत को समाकर आयुर्वेद की ताकत की दवा देनी पड़ती थी। ये आयुर्वेद का भी मुझे औषधियों का भी गुरु कृपा से ज्ञान है, फिर कभी चर्चा करेंगे। इसीलिए मैं लिखता हूँ कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ हूँ। तो जैसे रोटी में आटे में चोखा मिलाने से कब्ज दूर करेगा, ऐसे खाने के बाद छोटी हर चूसने से आराम मिलता है, फाँकने से नहीं। इसी प्रकार से लोगों को दस्त आ जाते हैं किसी कारण से, भोजन की गड़बड़ी से या ऋतु परिवर्तन से या किसी औषधि के दुष्परिणाम से, तो बेचारे घबरा जाते हैं। मैंने अपने गुरुदेव के साथ देखा, कैसा भी आपको दस्त आ रहा हो, एक बेल होता है, बेल फल होता है। ये गर्मियों में खूब लोग पीते हैं, पर दुर्भाग्य से शक्कर मिला के पीते हैं। अगर आपको मीठा करना है तो बेल के शरबत में शहद मिलाइए, गुड़ मिलाइए। है, ये हमारी भारत सरकार का काम है कि ये बंधन लगा दे कि कोई चीनी बंद करा दे, चीनी के स्थान पर गुड़ बनावे। अब तो गुड़ ऐसे बनाने लगे हैं, मेवा डाल के गुड़ बनाते हैं, जड़ी बूटी डाल के गुड़ बनाते हैं। हमारे एक मित्र हैं और उनकी खूब अच्छी मार्केटिंग भी है। उन्होंने मुझे भेजा, यही जड़ी बूटियाँ जब गुड़ में मिला देते हैं बड़ी उपयोगी हो जाती हैं। इसलिए बेल, जब बेल आवे, आप जो भी बेल का शरबत पीजिए, 50 ग्राम 100 ग्राम पानी में घोलिए, छान लीजिए, उसमें गुड़ या शहद मिलाइए, ऐसे पी लीजिए। अगर दिन में 2 बार पिएंगे तो जो बार सोच जाते हैं, ये बिल्कुल आपका आराम मिल जाएगा। हमारे एक मित्र हैं, उनका अब शरीर नहीं रहा, 84 साल में शरीर छोड़ दिया। वो बहुत परेशान थे, हर उसमें अस्पतालों में भर्ती रहते थे, पैसे वाले बहुत थे, मेरे रिलेशन में भी थे। एक दिन बोले, बेटा ओम प्रकाश हम क्या करें। ये बात करीबन 30-35 साल पुरानी है। उनके लिए मैं बेटा ही था, मुझसे उम्र में कम से कम 20 साल बड़े थे। हमने कहा कि आप हिम्मत करके मेरे पास 10 दिन आ जाइए, तो मैं आपकी आंतों की सफाई कर दूं, आपकी कफ की सफाई कर दूं, आपके मैं पित्त की सफाई कर दूं, और यहाँ उसके साथ बेल का शरबत लीजिए। वो मेरे पास 10 दिन आकर के रोज़ 4 घंटे के लिए आते थे, और 10 दिन के बाद उनको साथ में मैंने बेल का शरबत दिया, और वो बेल के शरबत के माध्यम से 30-35 साल अपनी उम्र बढ़ा ली। उन्हें लिख के भी मुझे दिया है। और वो तो लोगों को बेल का पाउडर बांटते थे। हमने क्या किया है कि बेल का पाउडर बेल बाजार से ले आए हैं, उसको साफ करके धूप में सुखा करके उसको मिक्सी में मिक्स करके बना लेते हैं, बड़ी मिक्सी में मिक्स करके, और पैकिंग रखते हैं। बेल का शरबत कब्ज दूर नहीं करता, लेकिन बार बार जो सोच जाते हैं 3 किस्तों में, 4 किस्तों में, 5 किस्तों में, वो बांध देता है। बेल को अमृत कहा गया है। भगवान शंकर कोई बहुत अकलदार योगी थे, वो अपने यहाँ उनको बेल का पत्र कहा जाता है। इस बेल पर मैंने बड़ा अनुसंधान किया है। बेल की पत्तियां एंटी डायबिटिक हैं। बेल का फल दस्त को बांधने वाला है। बेल का जड़ बड़े बड़े पॉइजन को हटाने वाला है। अभी मैं सुबह किताब पढ़ रहा था, पंचांग का मतलब होता है कि जड़, पत्तियां, पुष्प, फल, बीज, इसको पंचांग कहते हैं। वृक्ष का पंचांग। हमारे यहाँ जो धनवंत ने किताब निकाली थी 10 भागों में, वनौषधि विशेषांक, बहुत अद्भुत विशेषांक है। हमारी भारत सरकार को ये किताब छपवानी चाहिए, उसको कोर्स में लगवाना चाहिए। उसमें करीबन सैकड़ों औषधियों के प्रयोग लिखे हैं। मान लो बेल का है तो बेल की जड़ का उपयोग क्या है, बेल की पत्ती का उपयोग क्या है, बेल के पुष्प का उपयोग क्या है, बेल के फल का उपयोग क्या है, बेल के बीज का उपयोग क्या है। कौन कहता है कि शराब से हमारी इकोनॉमिक, अगर हम शराब बंद कर दें हमारी इकोनॉमिक फेल हो जाएगी। हमारे देश में 100 पेड़ ऐसे हैं, अगर इनके संरक्षण दिया जाए, इनका कॉमर्शियल प्रोसेस किया जाए, हम विदेशों से अरबों डॉलर, खरबों डॉलर मंगा सकते हैं, और रोग मुक्त भारत अभियान में हम मदद कर सकते हैं। इसी प्रकार से आजकल हमें याद है बचपन में कि जब हम खेतों में जाते थे तो लोग बाग गोबर से खाद बनाते थे,
और सग्गड़ बैल से वो खेतों में चला करके नहीं चलाते थे, ये खाद डालते थे, ये ऑर्गेनिक खाद। पर सत्यानाशी इन तामसी पूंजीपतियों के दिमाग की खुराफात, इन्होंने केमिकल खाद दिया। मेरे सामने केमिकल खाद आना शुरू हुई, इसने खूब उपज बढ़ा दी, पर हमारे गेहूं खराब कर दिया, हमारे फल खराब कर दिए, हमारी मेवा खराब कर दी। अब ऑर्गेनिक गेहूं के नाम से पुनः आंदोलन आया है। हमारे वर्तमान मोदी जी ने, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भी है कि आप ऑर्गेनिक खेती पर आइए, ऑर्गेनिक फल पर आइए। पर ऑर्गेनिक फल इतना महंगा पड़ता है कि आम आदमी खरीद नहीं सकता। जो पूंजीपति ऑर्गेनिक खेती कर भी रहे हैं वो गेहूं का दुगना दाम कर दिए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि पागलपन कहाँ तक ले जाएगा। ये दिमाग की खुराफात कि धन बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता। जिनके पास धन बढ़ रहा है और दुखी होते हैं। तो धन आपको आपकी सेवा करेगा तभी जब आपको मनी मैनेजमेंट आता होगा, मन कंट्रोल में आता होगा। तो इसलिए हम लोग जो है इस बात का मैं दे रहा हूँ, ऑर्गेनिक गेहूं पर आइए, ऑर्गेनिक गेहूं पर आइए। आप हम अपनी कंपोस्ट खाद पर लौटें। जो शहरों में फ्लश सिस्टम बने हुए हैं, जैसे चाइना में एक बूंद पेशाब नहीं जाता नदियों में, वहाँ हर एक के पेशाब का एक प्रोसेस बना दिया है। उस प्रोसेस से को शिवाम्बू कहते हैं, कैंसर की दवाएं बन रही हैं। कभी बात करेंगे कौन सी बीमारी है जो शिवाम्बू से न ठीक हो सके। और अगर शोधन क्रियाएं 10 दिन मेरे पास आकर के शोधन क्रियाएं कर लें, नेति, बस्ती, कुंजर, स्टीम बाथ, स्तनबाथ, मिट्टी की पट्टी, भोजन और पोषण उपवास, और फिर अगर हम साथ में शिवाम्बू चिकित्सा कर लें, काउ यूरिन थेरेपी कर लें, हर्बल थेरेपी कर लें, तो इसलिए ऐसे हमारे यहाँ भी जो नदियाँ गंदी हैं ये कभी नहीं साफ होंगी। हाँ, रुपया साफ हो जाएगा सरकार का, जनता का। इसके लिए हमें पहले की तरह गांधी जी ने कहा था कि हमको गड्ढा प्रोसेस बनाना पड़ेगा। हमने अपने मोती झील में योग केंद्र में वहाँ का टट्टी पेशाब नहीं जाता गंगा नदी में, हमने वहाँ गड्ढा बना रखा है, 8 फुट चौड़ा, 8 फुट लंबा, 8 फुट गहरा। वहीं खाद बनती है, 6-7 साल 8 साल में उसको बाहर निकलवा देते हैं और माली को दे देते हैं। इसलिए घर में खाद बनाइए, नहीं तो कैंसर से नीचे कोई मरेगा नहीं अब। और कैंसर में घर बिक जाता है, बर्तन बिक जाते हैं, आदमी बच भी जाता है तो किसी काम का नहीं रहता है। इसीलिए आजकल चाय का बहुत प्रचार हुआ है। जब मैं छोटा था तब हमारे पिताजी जाड़े में हम लोगों को 1-1 कप चाय दिया करते थे और गर्मी में नहीं देते थे। मेरे देखते देखते ये चाय महारानी हर के दिल में कब्जा कर लिया, हर घर में कब्जा कर लिया, और 90% दूध तो चाय में जा रहा है। अब भगवान जाने दूध जा रहा है कि केमिकल दूध जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। मैं तो चाय वाय पीता नहीं, बड़े मजे में रहता हूँ। और ऊपर से चाय महारानी में शक्कर डाल देते हैं, बड़े खुश होते हैं, ताकत आवेगी है ये। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने मुझे बताया कि तुम चाय के स्थान पर देसी चाय बनाओ, होम हर्बल चाय बनाओ। तो चाय के अंदर 18 अवगुण हैं और 2 गुण हैं, अर्जेंट चुस्ती लाना और गर्मी लाना थोड़ी सी। बाकी 18 ऐसे से पॉइजन हैं। धीरे धीरे आप चाय महारानी से मुक्ति पाइए। मैं तो सवेरे 1 किलो पानी गर्म करता हूँ, उसमें 1 नींबू का रस मिलाता हूँ और कभी 50 ग्राम शहद या कभी 50 ग्राम गुड़ मिला लेता हूँ और 3 बजे से लगा करके 5 बजे तक पूरी ख़त्म कर लेता हूँ। आज चूँकि मैंने देर में पिया इसलिए मुझको बीच में जाना पड़ा लोक शंका के लिए। इससे हमारा आंतें भी साफ हो जाएंगी, पेट भी साफ होने में मदद मिलती है, गुर्दे भी साफ होते हैं। तो इसलिए हम देसी चाय, मैंने इस किताब में जो किताब है कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे, इसमें मैंने एक चैप्टर दिया है होम हर्बल थेरेपी का। इसमें आप किसी पंसारी के यहाँ जाइए और उसमें सौंफ 500 ग्राम सौंफ ले लीजिए, बड़ी इलायची 250 ग्राम ले लीजिए, गुल बनफसा 100 ग्राम ले लीजिए, ब्रह्मी बूटी 250 ग्राम ले लीजिए, लाल चंदन 500 ग्राम ले लीजिए, मुलेठी 250 ग्राम ले लीजिए, सोंठ 100 ग्राम ले लीजिए, काली मिर्च 100 ग्राम ले लीजिए, तुलसी के पत्ते 100 ग्राम ले लीजिए। इन सबको सुखा लीजिए और थोड़ा साफ कर लीजिए, अपने घर में ग्राइंडर में बना लीजिए। क्योंकि जब से श्रद्धेय बाबा रामदेव जी आए तब से जड़ी बूटियां सब
वो इतना बड़ा व्यापक काम कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल का, बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। सारी जड़ी बूटियाँ प्रायः उन्हीं के यहाँ चली जाती हैं। तो जो जड़ी बूटी 20 रुपए किलो बिकती थी, आज 200 रुपये किलो नहीं मिल रही है। तो और अगर हम बनाएंगे तो दाम हमको दुगना रखना ही पड़ेगा, है, क्योंकि कमीशन भी देना है, नुकसान भी होना है। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि इस किताब में इसको लिख दो। इस किताब में नुस्खा लिखा हुआ है, आप सामान ले आइए, अपने घर में बनाइए और अपने उस चाय के स्थान पर ये चाय पीजिए। इतना अद्भुत काढ़ा है क्योंकि इसमें सौंफ पड़ी हुई है, इलायची बड़ी पड़ी हुई है, गुलाब बनफशा पड़ा हुआ है, ब्रह्मी बूटी पड़ी हुई है, लाल चंदन पड़ा हुआ है, मुलेठी पड़ी हुई है, सौंठ पड़ा हुआ है, काली मिर्च पड़ी हुई है, तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं। जब इनके आप आयुर्वेदिक गुण देखेंगे तो कोई पित्त शामक है, कोई वायु शामक है, कोई कफ शामक है, कोई रसायन है। तो इसलिए ये जड़ी बूटी, आप अगर प्राकृतिक चिकित्सक हैं, आप जड़ी बूटी बनाइए, लोगों को दीजिए। आप इससे आप 2 पैसे भी कमा सकते हैं, क्योंकि गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। आज नेचुरोपैथ क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है? उसको अपने जूस पीने के पैसे नहीं है, फिर दाएं बाएं तमाम खुराफात करने लगता है। इसलिए आप चाय बनाइए। हम भी प्रयास कर रहे हैं, अपने व्यवस्थापक से कहें भाई बनाओ, है ना। इसलिए ये चाय पीजिए, ये बिल्कुल सरल है ना। ऐसे ही त्रिफला होता है। त्रिफला कोई दवा नहीं है। त्रिफला, त्रिफल, 3 प्रकार के फल होते हैं, आंवला, हरड़, बहेड़ा। आंवला, हर बहेड़ा, आप देखते हैं आंवला कितना उपयोगी है, रसायन है, कषाय है, विटामिन सी है। हरड़ माने आप जानते ही हरड़ कितनी उपयोगी है पेट के लिए, आंवला कितना उपयोगी है रसायन के लिए। बहेड़ा आँखों के लिए अमृत है, यानी इसके बहुत गुण हैं। तो त्रिफला एक बहुत निरापद औषधि है। औषधि है ही नहीं, फल है, फल को सुखा दिया गया है। इसका जो चरक संहिता में लिखा हुआ है त्रिफला बनाने का, वो 4, 2, 1 है। बराबर मात्रा में जो त्रिफला बनाते हैं वो गलत बनाते हैं। हरड़, बहेड़ा, आंवला, रट लीजिए, हरड़, बहेड़ा, आंवला, हरड़, बहेड़ा, आंवला। पहले नंबर पे हरड़, दूसरे बहेड़ा, तीसरे में आंवला। 4 अनुपात हरड़, 2 अनुपात बहेड़ा, 4 और 1 अनुपात आंवला। ये है सही त्रिफला बनाने का अनुपात। हरड़, बहेड़ा, आंवला, 4, 2, 1। हरड़ के बहुत उपयोग हैं। आप अपना भोजन ठीक करिए, बस्ती करिए और रात को आप 1 चम्मच त्रिफला भिगो दीजिए। याद रखें, हरड़, बहेड़ा, आंवला, 4, 2, 1, 421 नंबर है। आप बराबर मात्रा में त्रिफला बनाते हैं। इसका विधान मुझे तो नहीं मिला शास्त्रों में। हमारे गुरुदेव कहते थे, डॉक्टर ओमकार नाथ जी अवस्थी, जो मेरे आयुर्वेद के गुरु हैं, कि 4, 2, 1 का अनुपात श्रेष्ठ होता है। 4 अनुपात हरड़, 2 अनुपात बहेड़ा, 1 अनुपात आंवला। इससे आँख धोइए, इसका जूस इसका रस पीजिए। पेट और आंतों को मजबूत करने के लिए रात को गुनगुने पानी में फाँक लीजिए। इसकी आदी मत बनिए, है ना। तो ये इसी प्रकार से त्रिफला है। बलवर्धक चूर्ण मैंने आपको बताया है कि सतावर, मूसली, विदारी कंद, सालम मिश्री, असगंध, गोखरू, मोरेठी, बड़ी इलायची, कौच के बीज। ये 7 चीजें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 चीजें हैं। ये वीरवर्धक हैं, वीर स्तंभक हैं, वीर शोधक हैं। इसको बना लीजिए आप लोग, हैं, बना करके अपने घर में बनाइए। आज जरा बाजार का विश्वास छोड़ दीजिए, क्योंकि ऊंचा दुकान फीकी पकवान। घर में आपके ग्राइंडर है, घर में आपके मिक्सी है, और नहीं तो खल्लर कुटना तो था ही फिर हमारे ज़माने में। तो ये अपने घर बनाइए। हम पहले बनाते थे, फिर जिससे बनवाते थे वो गोलमाल करने लगे, क्योंकि आदमी का स्वभाव होता है, जो धर्म के रास्ते में नहीं चलते हैं वो गोलमाल के आदी हो जाते हैं। कोई महंगी चीज़ निकाल लिया, हमको नहीं पसंद आया, तो गुरुदेव ने कहा तुम इसको किताब में लिख दो। आप ईमानदारी का जीवन चलाइए, आप अपने घर में बनाइए। आप शादी हो गई है तो आप 1 कप दूध में 1 चम्मच छोटा डाल लीजिए और इसको घोल के पीजिए। इससे आपको बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी नहीं होगी, आपका मनोबल नहीं गिरेगा।
ये बराबर मात्रा में लेते हैं। सतावर, मूसली, बिदारी, कंद, सालम मिश्री, असगंध, गोखरू, मोरेठी, बड़ी इलायची छीली हुई और कौच के बीज। अगर आपको असली ना, चूंकि मैं यूज करता नहीं हूँ इसलिए भूल जाता हूँ, लेकिन असली मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए, तो इस प्रकार से बलवर्धक चूर्ण आपका हो गया है। नौजवानों को रोज नौली क्रिया का अभ्यास करें, आसन का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें और साथ में बलवर्धक चूर्ण लें, तो शादी से वो दूर नहीं भागेंगे। आज का नौजवान शादी से भाग रहा है। ये जो कल्कि अवतार आ गया है, इसका नाम मैं रखा मैंने कल्कि अवतार है। ये ऐसी बढ़िया चीज़ है कि घर बैठे अच्छी सूचनाएं मिल जाएंगी। अगर आपने बीच बीच में इस पर कंट्रोल नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। हमारी गवर्नमेंट का काम है कि पॉर्न बंद करा देना चाहिए। हमारे नौजवान नपुंसक हो रहे हैं, वीरहीन हो रहे हैं, ताकतहीन हो रहे हैं, बलात्कार के सपने देख रहे हैं। इस देश को बचाना है तो हमको पॉर्न पर रोक लगाना होगा। हमें लिखना होगा गवर्नमेंट को, चिट्ठियां डालिए, ईमेल करिए। मोदी जी के 1 करोड़ से ऊपर उनके उसमें फैन हैं। 1 करोड़ आदमी भेजे कि हे मोदी जी, आप अपनी मन की बात कहते रहिए, पर स्वास्थ्य की, प्राकृतिक स्वास्थ्य की बातें करिए। हमारा देश नपुंसक हो रहा है, हमारा देश बलहीन हो रहा है। नौजवानों के चेहरे देखिए तो लगता है जैसे कि 100 जूते अभी पड़े हुए हैं। इस देश को बचाना है तो ब्रह्मचर्य को दोबारा लाना होगा। ये गंदी पिक्चरें बंद करिए। ये जो बम्बई में जिनको हीरो कहते हैं, मैं इनको नाम नहीं लूँगा अपने मुंह से, ये हीरो नहीं है। हमारे हीरो गांधी जी हैं, हमारे हीरो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, हमारे हीरो जो हैं ये जो सुभाष चंद्र बोस हैं, ये हीरो हैं। ये हीरो हैं जो अपने पैसे के लिए हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं। ये हीरो नहीं है, ये देश के चौपटानंद जी हैं। अभी किताब आई थी, मैंने पढ़ी थी आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, गीता गोरख से। मनोरंजन के नाम से इस देश में हिंसा, भोग विलासता और ये वीरहीनता यानी सेक्स परोसा जा रहा है। इस देश को बचाना है तो हमको अब नए सिरे से इनको पॉर्न पर लगाना पड़ेगा, बंधन लगाना पड़ेगा। और मैं नहीं कहता हूँ, ये अब सबकी मांग हो गई है, पर हम अब तो आप मोदी जी को लिख सकते हैं, बंद कराइए मोदी जी, पॉर्न बंद कराइए, पॉर्न बंद कराइए, हैं, नहीं तो हमारे बच्चे चौपट हो रहे हैं। इसलिए ऐसे ही एक ईसबगोल की भूसी होती है। ईसबगोल की भूसी, अरे क्या बढ़िया चीज है। ईसबगोल की भूसी के 2 गुण हैं। आप 50 ग्राम दही लीजिए और 1-2 चम्मच भूसी लीजिए, उसको जरा फेंट लीजिए, थोड़ा पानी मिला लीजिए, हल्का सा नमक मिला लीजिए स्वाद के लिए, हैं, या आप गुड़ मिला लीजिए स्वाद के लिए। आपको कितने भी दस्त आते हों, अगर बेल का शरबत नहीं मिल रहा है तो आप ईसबगोल की भूसी आप दिन में 3 बार लीजिए, आपके भयंकर से भयंकर दस्त बंद हो जाएंगे। नेचुरोपैथी में टब बाथ लेने से दस्त बंद होता है, लेकिन आदमी घबरा जाता है। नेचुरोपैथी का सपोर्ट घर में नहीं मिलता, घर में टब नहीं होता है, और टब होता है तो बाथरूम में एक बाथरूम है, 4 आदमी हैं। अब बाथरूम के अंदर टब रखो तो घर में लड़ाई, न रखो तो पेट की लड़ाई। इसलिए ईसबगोल की भूसी, 50 ग्राम दही, 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी, 1 चम्मच भूसी, जैसा दस्त आ रहा हो उसको मिला ली थोड़ा पानी, और उसको 2-3 घंटे में दीजिए, उसका दस्त बंद जाएगा बेल शरबत की तरह। अगर आपको पेट साफ करना है तो ईसबगोल की भूसी गुनगुने पानी में लीजिए, फुला के लीजिए। कभी भी भूसी फाँकना नहीं चाहिए, इस शास्त्र में मना लिखा हुआ। लोग रात को भूसी खा के सो जाते हैं, गलत करते हैं। आप 2 चम्मच भूसी भिगो दीजिए 250 ग्राम पानी में, 8 गुनी हो जाती भूसी, फूल के 8 गुनी हो जाती है, बढ़िया लेसेदार हो जाती है। उसमें आप शहद मिला लीजिए, चाहे नमक मिला लीजिए, चाहे गुड़ मिला लीजिए। आप उसको भोजन के साथ खाइए। सवेरे रात को फिर भिगो दीजिए, और फिर सवेरे आप कुल्ला दातुन करने के बाद, व्यायाम करने के बाद, नौली करने के बाद आप खाइए। ईसबगोल की भूसी का नाश्ता करिए।
ईसबगोल की भूसी बलवर्धक है, वीरवर्धक है, लेकिन फुला के खाएंगे तो पेट साफ करती है। दही के साथ लेंगे तो पेट बांधती है, और इसके साथ लेंगे, पानी के साथ भिगो के लेंगे तो पेट साफ करती है। लेकिन इसके भी आदि न बनिए, क्योंकि ईसबगोल भूसी शीतल है, शीतल है। तो ज्यादा आप लेंगे तो पेट आपका ज्यादा शीतल हो जाएगा, नहीं लेंगे तो पेट खराब रहेगा। इसलिए ईसबगोल की भूसी की खीर लीजिए। ईसबगोल की भूसी दस्त आता है तो दही के साथ लीजिए। ये मैंने आपको आज बहुत उपयोगी बातें बताई हैं। ये आज मैंने 8 बातें बताई हैं। कल मेरा अभी क्लास, कल हम आपको 12 बातें और बताएंगे। कल हम आपको 12 बातें और बताएंगे। ये मोटा मोटा मैंने बता दिया है कि आपको जो मैंने पढ़ाया है 10 दिन, आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि हम आगे और पढ़ाएंगे। हम आगे अभी मैं 19, कल 19 तारीख है ना, 19 तारीख को हमारा ये पहला सेशन खत्म होगा हर्बल थेरेपी के सैद्धांतिक ज्ञान का। इसके बाद हम 20, 21, 22, 23, वैसे तो मैं 3 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन हम 25 तारीख से फिर क्लास शुरू करेंगे। 25 तारीख में हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे कि लौकी के क्या गुण हैं, लौकी का मेडिकल उपयोग कैसे करें, पालक के क्या गुण हैं, पालक का मेडिकल उपयोग कैसे करें। आपके चौके में 100 चीज़ें ऐसी हैं, उनकी हम पहचान भी आपको सिखाएंगे। तो आप जब इसको सीखेंगे तो आप भविष्य की भयंकर बीमारी से बचेंगे, दुनिया भर के टेस्टिंग से बचेंगे। पर कोई इमरजेंसी के लिए मैं मना नहीं करता हूँ। अगर इमरजेंसी पड़ जाती है तो होश में आप कोई भी पैथी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 90%, 99% आप 100% यदि आप योग साधना को अपनाएं, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं और हर्बल थेरेपी को बताएं, तो अपवाद छोड़ करके आप स्वस्थ रहेंगे। मेरे एक मिस्टर ओम नारायण जी आते हैं, ओम नारायण शुक्ला जी, आज से मेरे पास 10-12 साल पहले आते थे, बहुत बीमार रहते थे। और जब उन्होंने बताया, मेरे पास 10 दिन आए, यहाँ पर कायाकल्प किया, उसके बाद वो आज 88 साल में स्वस्थ हैं और लोगों को मैग्नेट थेरेपी सिखाते हैं, योग साधना सिखाते हैं। तो मैं बहुत जल्दी प्रोग्राम सेट करने जा रहा हूँ, रिटायर आदमियों को कैसे हम ज्ञान दें कि देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा या कहीं सुझाव दूंगा, प्रार्थना क्या करूंगा, प्रार्थना तो भगवान से की जाती है कि आप वीडियो लोगों को शेयर करिए, पढ़िए, टाइम निकाल के पढ़िए, टाइम मत निकालिए, अपना काम करते रहिए और इस वीडियो को खोल दीजिए। आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हम लोग कल फिर मिलेंगे, ऐसे मिलते रहेंगे। आप योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी, चाहे आप फेसबुक में जाइए, चाहे आप यूट्यूब में जाइए, YOGRISHI योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी, इसमें आप जाइए और आप खोलिए, पढ़िए, परिवार को बचाइए। धन्यवाद, कल मिलेंगे।